किसी गांव में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से लोग बड़े परेशान थे। उसी गांव के बस स्टॉप पर एक लड़की राधिका पकौड़े का ठेला लगाए हुए थी और बारिश में सबको पकौड़े खिला रही थी। जैसे ही बस स्टॉप पर कुछ बसें आकर रुकी और उसमें से कुछ यात्री बाहर निकले, वैसे ही राधिका जोर जोर से आवाज लगाने लगी। आप लोगों में से कौन कौन घर जा रहा है और कौन कौन घर छोड़कर जा रहा है, मुझे जल्दी से बताइए। उसकी इस बात ने सभी यात्रियों का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। तभी उनमें से एक यात्री ने बड़ी उत्सुकता के साथ राधिका से पूछा, अरे बिटिया, ये कैसा अजीब सवाल पूछ रही हो तुम? चाहे कोई घर जा रहा हो या घर छोड़कर, तुम्हें इससे क्या लेना देना? लेना देना है चाचा, जो भी अपने घर जा रहा है उससे मैं पकौड़े के पैसे लेती हूँ, लेकिन जो इंसान घर छोड़कर जा रहा हो उसे मैं मुफ्त में पकौड़े खिलाती हूँ। ये सुनते ही बरसात होने के बावजूद लोगों की भीड़ उसके ठेले के पास जमा होने लगी। तभी वो यात्री बोला, लेकिन बेटी, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? चाचा, मुझे भी मजबूरी में घर छोड़कर जाना पड़ा था, इसलिए जो भी इंसान सच में घर छोड़कर भागा होता है मैं उसकी आंखें देखकर पहचान लेती हूँ। तो आखिर राधिका ऐसा क्यों करती थी? क्या इस वजह से लोग उसका फायदा उठाएंगे? राधिका घर से भागी ही क्यों? ये सब जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से जानना होगा। दरअसल आज से कुछ साल पहले राधिका अपने पिता मनोहर लाल के साथ बारिश में चाय और पकौड़े बेचा करती थी। वो दोनों किसी सड़क के किनारे ठेला लगाया करते थे। आ जाओ, बारिश में चाय पकोड़े खा लो। पापा, बारिश में पकौड़े बेचने का और खाने का दोनों का ही एक अपना अलग मजा है। देखो गांव कितना हरा भरा लग रहा है यहाँ से। हाँ बेटी, इसीलिए मुझे बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है। बारिश शुरू हो गई है, सोच रहा हूँ कल से धान बोना शुरू कर दूँ, लेकिन समझ नहीं आता फिर दुकान कौन संभालेगा। अरे उसकी फिक्र आप मत कीजिए पापा, दुकान में अकेले संभाल लूंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे नहीं बेटी, अकेले तुम दुकान कैसे संभालोगी? मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। ऐसा करते हैं, कल अपनी दुकान बंद रखते हैं। इससे पहले कि राधिका कुछ बोल पाती, वहाँ पर कुछ ग्राहक आ गए। अरे भाई साहब, ऐसी बरसात में अपनी दुकान मत बंद करना। आपके पकोड़े हम गांव वालों को बहुत पसंद हैं। और आपने ये भी देखा होगा, बाज़ार में कुछ लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली हैं पकोड़ों की। एक दिन भी दुकान बंद की तो सारे ग्राहक उधर जाने लगेंगे। भाई साहब, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अपनी खेती भी तो देखनी है। दोनों काम नहीं करूँगा तो अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा? इसकी माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए इसे अकेले घर में छोड़ नहीं सकता था, तो यहाँ दुकान पर लाने लगा। हाँ भाई साहब, मैं सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में। राधिका बिटिया बचपन से आपके साथ पकोड़े बेच रही है, तो अब तक सब कुछ सीख गई होगी। और बाकी हम लोग तो हैं ही, दिन में 10 बार पकोड़े खाने आते हैं हम लोग, तो हम सब ख्याल रखेंगे इसका। अरे पापा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जब पूरा गांव मेरी देखभाल करने के लिए है यहाँ पर, तो आप परेशान मत हो। कल आप खेती करना, मैं अकेले ही दुकान संभाल लूंगी। ठीक है बेटी, जैसा तुम कहती हो फिर वैसा ही करता हूँ। अच्छा, फ़िलहाल हमें गर्मा गर्म चाय और पकोड़े खिलाओ। इस बरसात में तुम्हारे चाय पकोड़े खाकर मज़ा आ जाता है हम लोगों को। तो इस तरह मनोहर और राधिका ग्राहकों को चाय पकौड़े खिलाने लगे। जैसे जैसे बारिश बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। खैर धीरे धीरे रात हो गई। दुकान बंद करके दोनों बाप बेटे घर आ गए। बारिश अभी भी हो रही थी। पापा, मैं खाना बना देती हूँ जल्दी से। बेटी, ऐसा करो, कुछ पकौड़ियाँ बच गई हैं, उसी की सब्जी बना लो और रोटी बना लेना, ये जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है पापा। तो राधिका ने खाना बनाया और दोनों खा पी कर सो गए। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। मनोहर खेतों में जाकर धान लगाने लगा और राधिका अकेले ही चौराहे पर चाय पकौड़े बेचने लगी। बरसात में गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा लो। राधिका को भी सारे लोग पहचानते ही थे, इसलिए ग्राहक आना शुरू हो गए। तभी दूर से कुछ औरतों ने उसे देख लिया और आपस में बातें करने लगी। देख रही हो मनोहर को, कितना बेशरम हो गया है। शादी की उम्र में जवान बेटी को अकेले चौराहे पर पकौड़े बेचने के लिए खड़ा कर दिया। शर्म भी नहीं आती इसको। राधिका ने उनकी बातें सुन तो ली, लेकिन उसके ठेले पर ग्राहक खड़े थे, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। खैर वो औरतें चलते चलते गांव पहुंच गई। रास्ते में खेतों में मनोहर धान लगा रहा था। तभी वो औरतें बोली, मनोहर तुमको शर्म नहीं आती? शादी करने की उम्र में जवान बेटी को चौराहे पर बारिश में पकौड़े बेचने के लिए खड़ा कर दिया। अरे कुछ तो जिम्मेदारी समझो। राधिका की उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है इस गांव में, तुम कब करोगे उसकी शादी?
बहन जी, बस राधिका की शादी के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और मैंने तो उसे मना किया था, पर आप लोगों के पति ही बोले कि हम देख लेंगे। राधिका भी जिद करने लगी, इसलिए मैं उनकी बात मान गया। खैर वो औरतें मुंह बनाकर वहां से चली गई, लेकिन उनकी बातें मनोहर के दिल पर लग गई। दिन भर उसने धान लगाए। रात में खाना पीना खाने के बाद राधिका तो सो गई, लेकिन मनोहर मन ही मन राधिका के बारे में सोचने लगा। अब मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और अगली बरसात तक राधिका की शादी करके ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो उस दिन के बाद मनोहर दिन रात दोगुनी मेहनत करने लगा। उसने कुछ पैसे पहले से ही इकट्ठा कर रखे थे और कुछ पैसे उसने 1 साल में इकट्ठा कर लिए। फिर 1 साल बाद अगली बरसात में वो किसी पंडित जी से जाकर मिला। पंडित जी, आप मुझे और मेरी बेटी को तो अच्छी तरह जानते ही हैं। उसकी उम्र शादी लायक हो गई है। कोई अच्छा परिवार हो तो बताइएगा। अरे तुमने तो मेरी मेहनत ही कम कर दी। पास वाले गांव में एक लड़का है अरुण, वो भी खेती किसानी करता है। उसकी सिर्फ एक जवान बहन है और माँ। छोटा परिवार है, बहुत भले लोग हैं। कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं? हाँ पंडित जी, जल्द से जल्द बात आगे बढ़ाइए। मैं राधिका की शादी इसी मौसम में कर देना चाहता हूँ। लोगों की ताने सुन सुनकर पक गया हूँ। वैसे भी राधिका के कुछ सपने होंगे। बिल्कुल सही कहा मनोहर, मैं जल्द ही तुम्हारा रिश्ता करवाता हूँ। तो कुछ ही दिनों बाद पंडित जी ने लड़के वालों को बुला लिया। दोनों परिवारों ने एक दूसरे को देखा जाना और उसके 1 हफ्ते बाद ही राधिका की बरसात में ही बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। बरसात में ही वो विदा होकर अपने ससुराल पहुंची। क्या बात है बहू, तुम तो बरसात में भीगने के बाद भी बहुत सुंदर लग रही हो। इतने में राधिका की ननद बीच में बोल पड़ी। माँ, आते ही भाभी की तारीफ मत करो, वरना ये सर पर चढ़ जाएगी। और बरसात में भीगने के बाद तो हर लड़की सुंदर लगती है। मैं आपको सुंदर नहीं लगती क्या? मैं कोई चुड़ैल लगती हूँ? पायल, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? माँ, आप जल्दी से गृह प्रवेश करवाइए। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। राधिका, ये तुम्हारी ननद है, थोड़ी सी शरारती है। इसकी बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, मैं अपने ननद की बात का बुरा क्यों मानूंगी? पायल ने मुंह बना लिया। राधिका की सास ने उन दोनों का गृह प्रवेश किया और दोनों पति पत्नी घर आ गए। अरुण बेटा, बहू को कमरे में ले जाओ और तुम दोनों कपड़े बदल लो, भीग गए पूरी तरह। उसके बाद पहले रसोई की रस्म होगी। पायल, तुम भी जाकर कपड़े बदल लो, मैं भी बदल लेती हूँ, पूरा भीग गए हम लोग। ठीक है माँ। तो इस तरह सारे लोग अपने अपने कमरे में चले गए और कपड़े बदल लिए। कपड़े बदलने के बाद अरुण ने राधिका से कहा, राधिका, हमारी शादी बहुत अच्छे समय पर हुई है। बरसात में तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। रात हो ही गई है, थोड़ी देर बाद हमारी सुहाग रात है, तो ये सब बातें उसी समय करना। ठीक है राधिका। तो कपड़े बदलकर राधिका बाहर आ गई। पीछे पीछे अरुण भी आ गया। उसकी सास और ननद भी वहाँ पहुँच गई। सासू माँ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अरे बहू, सुना है तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। तो ऐसा करो, खाने के साथ साथ हमारे लिए पकौड़े भी बना देना और चाय भी बना लेना। ऐसे मौसम में चाय पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक है सासू माँ। तो राधिका ने खाना बनाया और खाने के साथ साथ चाय पकौड़े भी बना कर ले आई। जैसे ही उसने खाना बाहर लगाया, वैसे ही अरुण और उसकी माँ पकौड़ों पर टूट पड़े। क्या बात है बहू, जैसा सुना था उससे ज्यादा तुम गुणवान निकली। इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने आज तक कभी नहीं खाए। बिल्कुल सही कहा माँ, इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने भी आज तक नहीं खाए। हाँ हाँ, तो आप लोग भाभी के लिए एक ढाबा क्यों नहीं खुलवा देते? पायल, मैं देख रही हूँ जब से राधिका इस घर में आई है तुम मुझसे चिढ़ती ही रहती हो। मैं भी ये देख रही हूँ माँ, जब से राधिका भाभी इस घर में आई है तब से आप लोग उनकी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। मानती हूँ पकौड़े स्वादिष्ट बने हैं, पर इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? मुझे लग रहा है तुम राधिका से जल रही हो। अरे नहीं सासू माँ, ऐसा मत बोलिए। ननंद भाभी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। और वैसे भी अगर हर कोई मेरी तारीफ करता रहेगा तो मेरे अंदर घमंड आ जाएगा। इसलिए कोई एक ऐसा होना चाहिए जो हर चीजों में छोटी छोटी कमी निकाले। पायल, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। देखा पायल, तुम्हारी भाभी कितनी समझदार है। हाँ हाँ, पूरी दुनिया में भाभी तो समझदार है, एक मैं ही बेवकूफ हूँ। खैर, सब लोगों ने खाना खाया और खा पी कर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। पूरा परिवार इकट्ठा था। तभी अरुण ने कहा, राधिका, जल्दी से अपने हाथों से चाय पकोड़े बना दो, फिर मैं खेतों में जा रहा हूँ। बेटा, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी बहू से यही कहने वाली थी। हाँ भाभी, जल्दी से चाय पकौड़े बनाइए, फिर उसके बाद आपकी तारीफों के पुल बनने वाले हैं। चलो पायल, मैं भी तुम्हें पकौड़े बनाना सिखाती हूँ, फिर तुम्हारे भी तारीफों के पुल बनने लगेंगे। नहीं नहीं भाभी, मुझे पकौड़े बनाने आते हैं।
फिलहाल आप अकेले ही बनाओ जाकर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में चली गई और राधिका किचन में जाकर पकौड़े बनाने लगी। किचन की खिड़की से बाहर पूरा गांव दिखाई दे रहा था। चारों तरफ हरियाली थी और बारिश हो रही थी। कितना सुंदर गांव है ये। बारिश में तो ये गांव और भी ज्यादा सुंदर और हरा भरा लग रहा है। इतना सुंदर नजारा देखकर मुझे अपने मायके की याद आ गई। खैर राधिका थोड़ी देर चाय पकौड़े बनाकर लाई। सबने एक साथ चाय पकौड़े खाए। फिर अरुण खेतों में चला गया। दोपहर में राधिका अपनी सास के पास गई और बोली, सासू माँ, मैं अपने कपड़े धोने जा रही हूँ। आपके भी कपड़े कुछ गंदे हो तो मुझे दे दीजिए, मैं धो दूंगी। अरे नहीं बहू, तुम अभी नई नई आई हो, इतनी मेहनत मत करो। अभी तक तो अपने कपड़े मैं ही धोती थी, आगे भी धो लूंगी। सासू माँ, मेरी माँ बचपन में ही चल बसी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे आपके अंदर ही अपनी माँ दिखाई देती है, इसलिए मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो देखो मेरी कुछ गंदी साड़ियाँ रखी है, धो देना। राधिका ने अपनी सास के कपड़े उठाए और वहाँ से चली गई। दूर से पायल ने ये सब देख लिया और मन ही मन सोचने लगी, भाभी तो कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है। लगता है ये माँ और भैया को अपने वश में करना चाहती है, पर मुझे ये अपने वश में नहीं कर पाएंगी। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में चली गई। अपनी सास के कपड़े बाथरूम में रखने के बाद राधिका पायल के भी कमरे में आ गई और बोली, अरे पायल, मैं अपने और माँ जी के कपड़े धोने जा रही थी। तुम्हारे भी कुछ कपड़े गंदे हो गए हो तो मुझे दे दो, मैं धो देती हूँ। मुझे पता था ये मेरे कमरे में भी आएंगी और मुझे भी वश में करने की कोशिश करेंगी, लेकिन मैं वश में होने वाली तो हूँ नहीं। लेकिन इस बात का मैं फायदा जरूर उठाऊंगी। अरे क्या सोचने लगी पायल, कुछ कपड़े हो तो दे दो। अरे हाँ भाभी, मेरे ढेर सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, मैं आपको अभी देती हूँ। पायल ने ढेर सारे कपड़े उठाकर राधिका को दे दिए। इतने सारे कपड़े देखकर राधिका बोली, पायल लगता है तुमने कई महीनों से कपड़े ही नहीं धोए हैं। कोई बात नहीं, मैं धो देती हूँ आज। तो राधिका सारे कपड़े लेकर वहाँ से चली गई। कई घंटों तक वो कपड़े धोती रही, फिर घर के अंदर ही सूखने के लिए फैला दिए, क्योंकि छत पर तो बारिश हो रही थी। कपड़े धोने के बाद उसने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद अपनी सास से बोली, सासू माँ, आप और पायल खाना खा लेना, मैं अरुण जी को खाना देने खेतों में जा रही हूँ। अरे बहू, बाहर बहुत बारिश हो रही है, बारिश में खाना देने कैसे जाओगी तुम? मैंने खाना तो अच्छी तरह से ढक ही लिया है, खाना नहीं भीगेगा। और मुझे तो वैसे भी बारिश में भीगने का बहुत शौक है। बचपन से लेकर अभी तक मैं बारिश में ही पकौड़े बेचा करती थी। और वैसे भी जब अरुण जी इतनी बारिश में खेतों में काम कर सकते हैं तो क्या मैं उन्हें खाना देने भी नहीं जा सकती? पत्नी होने के नाते इतना तो मुझे करना ही चाहिए। बहू, हम लोग दिया लेकर भी ढूंढेंगे ना, तो अभी तुम्हारी जैसी बहू नहीं मिलेगी। मुझे पता है तुम मेरी बात तो मानोगी नहीं, इसलिए जाओ, अरुण भी खुश हो जाएगा। तो राधिका खाना लेकर बारिश में ही निकल पड़ी। इधर पायल अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, क्या कहा आपने? दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो भाभी जैसी बहू आपको नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, उन्हें इतना भी सर पर मत चढ़ाइए। पायल, तुम चुपचाप जाकर कमरे में पढ़ाई करो, जब देखो तब बहू से चिढ़ती ही रहती हो। ठीक है, मुझे क्या लेना देना। एक दिन भैया को और आपको अपनी उंगलियों पर नचाएंगी भाभी, फिर मत कहना मुझसे कि मैंने बताया नहीं था। इतना बोलकर पायल अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ राधिका बारिश में ही भीगते हुए खाना लेकर खेतों में पहुंच गई। अरुण उसे देखते ही भागता हुआ उसके पास आ गया। अरे राधिका, तुम इतनी बारिश में यहाँ खेतों में क्या कर रही हो? माँ ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? अरे माँ जी तो मुझे बार बार रोक रही थी, पर मुझे भी तो अपना पत्नी धर्म निभाना है। दिन भर क्या भूखे पेट ही खेतों में काम करते रहेंगे? चलिए उस बरगद के पेड़ के नीचे चलकर खाना खा लेते हैं। मैं पकौड़े भी बना कर लाई हूँ। क्या बात है राधिका, पकोड़ों का नाम लेकर तो तुमने मेरा सारा गुस्सा ही शांत कर दिया। चलो हम दोनों मिलकर बरसात में खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह दोनों पति पत्नी खेतों के किनारे किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। तो इस तरह राधिका की अपने ससुराल में बहुत इज्जत थी। अरुण और उसकी सास जब देखो तब उसकी खूब भर भर के तारीफें किया करते थे। कभी तो गांव वाले भी राधिका के हाथ के पकौड़े खाकर उसकी खूब तारीफें किया करते थे। इन सब से पहल बहुत चिढ़ती रहती थी। फिर एक रात उसने सोचा, जिसको देखो हर वक्त राधिका भाभी की तारीफ किया करता है, लेकिन मुझे पता है कि वो इन सबको अपने वश में करना चाहती है और काफी हद तक तो वश में कर ही लिया है। मेरी माँ और भैया भी मेरी बात नहीं सुनते, सब भाभी की तरफदारी किया करते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे ये सारे लोग भाभी की बुराइयां करने पर मजबूर हो जाए। कल से शुरू करती हूँ। अगली सुबह बारिश झमाझम हो रही थी। अरुण नाश्ता करने के बाद खेतों में जाने के लिए तैयार था। तभी वो राधिका से बोला, राधिका, तुम अब हर रोज जब भी खाना लाना पकोड़े जरूर लाना। ठीक है, ले आऊंगी। तो अरुण खुशी खुशी बरसात में ही खेतों में चला गया।
इधर दोपहर में राधिका ने खाना बनाया, पकौड़े भी बनाए और सारा खाना पैक कर दिया। तभी पायल रसोई घर में आ गई। अरे भाभी, माँ वक्त पर दवाइयाँ नहीं खाती है। मैं 10 बार उनसे दवाई खाने के लिए कह चुकी हूँ, लेकिन वो बोल रही है बाद में खा लूंगी। आप ही जाकर उन्हें दवाइयाँ खिला दीजिए। सासू माँ भी ना बच्चों वाली जिद करने लगती है। इतना बोलकर राधिका वहाँ से चली गई। अब ऐसा करती हूँ, भाभी ने जो खाना पैक किया है उसमें से सारे पकौड़े निकाल देती हूँ, फिर भैया बहुत गुस्सा करेंगे। पायल ने जल्दी से सारे पकौड़े निकाल कर खिड़की के रास्ते बाहर फेंक दिए और खाना उसी तरह से पैक कर दिया। थोड़ी देर में राधिका अपनी सास को दवाइयाँ खिलाकर आई और खाना लेकर अरुण के पास चली गई। लेकिन अरुण ने जब पकौड़े नहीं देखे तो उसे थोड़ा अजीब लगा। राधिका, मैंने तुमसे कहा था पकोड़े लेकर आना, तुम पकोड़े लेकर नहीं आई। राधिका भी पकौड़े ना देखकर हैरान हो गई। ये कैसे हो सकता है? पकौड़े तो मैंने बनाए थे और रखे भी थे, फिर गायब कहाँ हो गए? अरे कोई बात नहीं राधिका, परेशान मत हो। तुमने शायद पकोड़े बनाए ही नहीं होंगे, दिन भर काम करती रहती हो तो भूल गई होगी। अरे नहीं, मैंने अपने हाथों से पकौड़े बनाए थे और पैक भी किए थे। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? चलो कोई बात नहीं, कल ले आना पकोड़े, अभी खाना खाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद हर दिन पायल यही करती थी। राधिका हर रोज पकौड़े बनाकर पैक करती थी और पायल किसी न किसी बहाने सारे पकौड़े निकालकर बाहर फेंक देती थी। ऐसा करते करते 15 दिन बीत गए। एक रोज जब राधिका खेतों में खाना लेकर गई तो दोनों बारिश में खा रहे थे। तब अरुण भड़क गया। राधिका, लगता है हमने तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी। अब तो तुम झूठ भी बोलने लगी हो। हर रोज़ बोलती हो कि पकोड़े लेकर आई हो, लेकिन यहाँ पकोड़े मिलते ही नहीं। साफ साफ बता दो कि अब तुम पकोड़े बनाना ही नहीं चाहती मेरे लिए। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं हर रोज पकौड़े बनाकर पैक करती हूँ, पर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। रास्ते में कुत्ते छीन लेते हैं क्या तुमसे पकोड़े, या तुम ही खा जाती हो? देखिए, ये आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। थोड़े से पकौड़े के लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगी क्या? नहीं नहीं, तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। झूठ तो मैं ही बोलता हूँ। आज के बाद मैं कभी तुमसे पकोड़े लाने के लिए कहूँगा ही नहीं। तो उस दिन के बाद अरुण का व्यवहार राधिका के लिए बदल गया। एक रात बारिश हो रही थी, सब घर पर थे। तभी राधिका ने कहा, सासू माँ, आज मैं आप सबके लिए कुछ अलग तरीके से पकौड़े बनाती हूँ। नहीं, रहने दो राधिका, इतनी मेहरबानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे लिए साधारण खाना ही बना दो, उसी में तुम्हारी मेहरबानी होगी। अरे बेटा, ये तो बहू से किस तरह से बात कर रहा है। कुछ नहीं माँ, आप नहीं समझोगी। ये मेरे और राधिका के बीच की बात है। पायल ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चलो, भैया का दिमाग तो मैंने घुमा दिया, लेकिन अभी माँ का दिमाग घुमाना जरूरी है। अब कल देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन भी बारिश हो रही थी। अरुण गुस्से में बिना नाश्ता किए ही घर से चला गया। दोपहर में राधिका की सास उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी लेकर आई। बहू, परेशान मत हो। लगता है अरुण खेती बाड़ी को लेकर थोड़ा परेशान होगा। तुम ऐसा करो, मेरी ये साड़ी धो दो। ये साड़ी तुम्हारे ससुर जी ने मुझे उपहार के रूप में दिया था। रखे रखे गंदी हो गई है, तो सोचा तुमसे धुलवा लूं। ठीक है सासू माँ, मैं इसे धोकर बिल्कुल नहीं बना देती हूँ। राधिका वो साड़ी लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। दूर से पायल ने ये सब देख लिया था। आज माँ की नजर में भी राधिका भाभी गिरने वाली है। राधिका ने वो साड़ी धोकर इस बार छत पर फैला दी। आज बड़े दिनों बाद थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई है, धूप भी अच्छी निकल आई है। सासू माँ की पसंदीदा साड़ी यही फैला देती हूँ, थोड़ी ही देर में सूख जाएगी। साड़ी फैलाकर राधिका नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद पायल छत पर माचिस लेकर आई। माँ की भावना इस साड़ी से बहुत जुड़ी हुई है। अगर इसको जरा भी नुकसान हुआ तो माँ राधिका भाभी को छोड़ेंगी नहीं। ऐसा करती हूँ, इस साड़ी को थोड़ा सा जला देती हूँ। पायल ने माचिस से अपनी माँ की साड़ी थोड़ी सी जला दी और फिर नीचे आ गई। शाम को जब राधिका साड़ी उतार कर नीचे लाई तो देखा साड़ी जली हुई थी। उसकी सास ने जब साड़ी देखी तो भड़क गई। बहू, ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे पहले ही बता दिया था कि ये साड़ी तुम्हारे ससुर जी की आखिरी निशानी थी मेरे पास। इसे जला दिया तुमने। नहीं सासू माँ, मैं भला आपकी साड़ी क्यों जलाऊंगी? मैं तो धोकर छत पर फैला कर आई थी। अभी जब साड़ी उठाने गई तो देखा थोड़ी सी जली हुई थी। देखो बहू, अरुण ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम पिछले 15 दिनों से उससे झूठ बोल रही हो। उसके लिए पकौड़े लेकर नहीं जाती हो, इसी वजह से वो नाराज है। पर मैंने तुमसे कुछ कहा नहीं। पर आज तो तुमने जो हरकत की है ये ठीक नहीं है। ये मेरे पति की आखिरी निशानी थी। छत पर इतनी भी धूप नहीं हो रही है कि मेरी साड़ी जल जाए। सासू माँ, मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैं भला आपकी साड़ी क्यों जलाऊंगी? लगता है हमने तुम्हारी बहुत तारीफ कर दी और वो तारीफ तुमसे हजम नहीं हुई। पायल सही ही कहती थी, ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। और वैसे छत पर तुम्हारे अलावा कोई गया भी तो नहीं है। न इस घर में कोई बच्चा है जो ऐसी शरारत कर देगा।
इतना बोलकर उसकी सास बेचारी रोती हुई वहां से चली गई। पायल दूर से खड़ी होकर ये सब सुन रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। क्या बात है, अब तो माँ भी भाभी पर भड़क गई। आज के बाद ना भैया भाभी की इज्जत करेंगे ना माँ। बहुत कर ली तारीफ, लेकिन अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक रात पायल चुपके से अपनी माँ के कमरे में गई और उनकी अलमारी से उनके गहने चुराकर किसी तरह राधिका के कमरे में रख दिए। अगले दिन जब सब लोग घर पर थे तब उसकी सास परेशान हो गई। अरुण बेटा, मेरे गहने चोरी हो गए। लेकिन माँ, हमारे गांव में तो आज तक चोरी नहीं हुई। इससे पहले कि देर हो जाए, जल्दी से सबसे पहले इस घर की तलाशी लेते हैं। अगर आपके गहने नहीं मिलते हैं फिर हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा पायल। चलो जल्दी जल्दी तलाशी लेना शुरू करते हैं। तो सारे लोग मिलकर पूरे घर की तलाशी लेने लगे, लेकिन अंत में जब राधिका के कमरे की तलाशी ली गई तो वो गहने उसके बिस्तर के नीचे मिले। ये देखकर अरुण और उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। बहू, हम अच्छी तरह से जानते थे तुम गरीब घर की लड़की हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम चोरी भी कर सकती हो। अगर गहने चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। सासू माँ, मुझे नहीं पता आपके गहने मेरे कमरे में कैसे आए। मेरी बात का भरोसा कीजिए। चोरी करना मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं सिखाया। चोरी करने के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। रहने दो राधिका, तुम रंगे हाथों पकड़ी गई हो। हम लोगों ने तुम्हें गलत समझ लिया था, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी। पायल हमें सही समझाती थी, लेकिन हम ही उसे गलत समझते थे। अच्छा, वो वक्त पर आप दोनों की आंखें खुल गई। ये सब सुनकर बेचारी राधिका की आंखों से आंसू झलक पड़े। वो अब कुछ बोल ही नहीं पाई। रात में खाना पीना खाने के बाद जब सारे लोग सो गए तो राधिका चुपके से उठी और घर छोड़कर चली गई। अरुण जी, सासू माँ, पायल, मैं अब तीनों को यकीन नहीं दिला सकती कि मैंने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, पर सच्चाई साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आप सब लोग मुझे गलत समझते हैं, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपने पिताजी के घर भी नहीं जाऊंगी, वरना वो फालतू में परेशान हो जाएंगे। तो रात में ही राधिका पैदल चलते चलते उस गांव से काफी दूर किसी बस स्टॉप पर पहुंच गई। अब मुझे अपनी बाकी की जिंदगी अकेले ही बितानी है, लेकिन जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। धीरे धीरे सुबह के 3 बज गए। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा हो गया। मुश्किल से 1-2 लोग ही दिख रहे हैं। भूख भी लगी है, करूँ तो करूँ क्या। तभी उसने देखा एक बूढ़ी औरत ठेले पर पकौड़े बेच रही थी। उसने राधिका को आवाज दी और राधिका उसके पास चली गई। बेटी, अकेले यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी परेशान लग रही हो। क्या बताऊँ अम्मा, मैं कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। बेटी, तुम मुझे अपनी माँ समझो, जो भी हो सच सच बताओ। माँ सुनकर राधिका भावुक हो गई, इसलिए उसने सारी बात उन बूढ़ी अम्मा को बता दी। बेटी, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर ये कह सकती हूँ कि तुम जो भी बोल रही हो बिल्कुल सच बोल रही हो। तुमको फंसाया गया है और तुम वहाँ से चली आई, ये बहुत अच्छा किया। ये लो पकौड़े खाओ। लेकिन अम्मा, मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसे ही नहीं है। बेटी, जो घर से भागे हुए लोग होते हैं उनकी कोई मंजिल नहीं होती, इसलिए मैं ऐसे लोगों से पैसे नहीं लेती। मैं अकेली हूँ, बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, इसीलिए कल से तुम मेरे साथ यही काम करोगी, मेरी बेटी बनकर। तो इस तरह उस दिन के बाद राधिका उन्हीं अम्मा के साथ बरसात में पकौड़े बेचने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो चल बसी। अब राधिका उनका ठेला अकेले ही संभालने लगी। एक रात जब भयंकर बारिश हो रही थी तब अम्मा ने कहा था, जो लोग घर से भागे हुए होते हैं उनकी कोई मंजिल नहीं होती। तो जैसे उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए थे, अब मैं भी ऐसे यात्रियों से पैसे नहीं लूंगी जो घर से भागे हुए होंगे। उसी रात भयंकर बारिश हो रही थी। जैसे ही वहाँ पर कुछ बसें आकर रुकी, वैसे ही राधिका उन यात्रियों को आवाज़ लगाने लगी। जो लोग घर जा रहे हैं मैं सिर्फ उनसे ही पैसे लेती हूँ। जो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं उन्हें मैं मुफ्त में पकौड़े खिलाती हूँ। तो इस तरह कहानी एक बार फिर से वर्तमान में वापस आ गई। तो ऐसे ही धीरे धीरे कई साल बीत गए। फिर एक रात बारिश में ही पायल उसके ठेले पर आई, लेकिन उसकी अब शादी हो चुकी थी। अरे पायल, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारी शादी भी हो गई? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके साथ जो भी हुआ मैंने किया। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया और इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरे ससुराल में मेरी ननद ने भी मेरे साथ वैसा ही किया। भाभी घर चलिए, मैं भैया और माँ को खुद सारी सच्चाई बता दूंगी। नहीं पायल, अब बहुत देर हो चुकी है। वैसे तुम परेशान ना हो, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। लेकिन पायल उसकी बात नहीं मानी। वो ज़बरदस्ती राधिका को लेकर अपने मायके चली गई और फिर अपने भैया और माँ को सारी सच्चाई बता दी। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। बेचारी को तुम्हारी वजह से इतने सालों तक अकेले भटकना पड़ा। रहने दीजिए,
जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो हमें उसका साथ देना चाहिए, सुधरने का एक मौका देना चाहिए। अगले दिन राधिका पायल के ससुराल गई और ससुराल वालों को प्यार से समझाया। वो समझ भी गए। तो उस दिन के बाद पायल अपने ससुराल में और राधिका अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।